नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के दादर चौपाटी से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की अहम खबर से। सलमान खान फायरिंग मामले में इसकी जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सूरत की तापी नदी से उन बंदूकों को खोज निकाला गया है जिससे आरोपियों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी। देखिए रिपोर्ट। 2 दिनों की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच सूरत की तापी नदी से वो बंदूक खोजने में कामयाब रहा जिससे आरोपियों ने फायरिंग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के सीनियर पीआई और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम दोनों आरोपियों को लेकर सोमवार की सुबह ही सूरत पहुंच गई थी। आरोपियों की शिनाख्त के बाद तापी नदी पर बने रेल पुल के पास गोताखोरों की मदद से पुलिस 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 17 कारतूस बरामद करने में कामयाब रही। इस सर्च ऑपरेशन के लिए हम सोनार मशीन, 2 बोट, डाइवर्स और मैग्नेट्स और बाकी और चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 30 घंटों से ये सर्च ऑपरेशन शुरू है। इस सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 पिस्टल्स, 4 मैगजीन्स और 17 लाइव राउंड्स हम रिकवर कर चुके हैं। किसी भी केस में इस्तेमाल हथियारों की बरामद होना जांच एजेंसी के लिए बहुत अहम होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोई भी हथियार जब रिकवर होता है तो उसका पंचनामा होता है। उसमें का जो आरोपी होता है वो आरोपी पुलिस को उस जगह पे ले जाता है और खुद बताता है कि हमने ये हथियार को यहाँ डाला है। और जब पंचनामा के तहत अगर वो वेपन वहाँ से रिकवर होता है तो ये उस आरोपी के खिलाफ एक पुख्ता सबूत माना जाता है। और फिलहाल के केस में अगर कोई वेपन जैसे बुलेट है, रिवॉल्वर है, अगर वो रिकवर होती है तो ये इसका अगर रिपोर्ट बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास से फॉरेंसिक लेबोरेटरी की तरफ से आता है कि बुलेट जो निकली है वो इसी रिवॉल्वर से निकली है तो ये आरोपी के खिलाफ एक बहुत अच्छा शिकंजा कस जाएगा और उनको सजा दिलाने के लिए इसका बहुत काम में आ जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह 2 मोटरसाइकिल सवार अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए थे। दोनों गुजरात भागने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन मोटरसाइकिल बांद्रा में माउंट मेरी चर्च के पास ही छोड़ दी। उसके जरिए पहले पुलिस मोटरसाइकिल के असली मालिक और फिर उसके बाद दोनों के किराए के मकान तक जा पहुंची, जिसके एग्रीमेंट में दोनों ने अपना असली आधार कार्ड लगाया था। नतीजा 36 घंटे के भीतर क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गई। यूं तो पहले से शक था कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले विक्की गुप्ता और सागर पाल के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन पूछताछ में जब साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई तो अनमोल विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई के तार जुड़े और फिर पुलिस ने दोनों को आरोपी बना लिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दहशत का पर्याय बन चुका लॉरेंस बिश्नोई अभिनेता सलमान खान को निशाना बनाकर अब मुंबई में भी पैर पसारने की फिराक में है। जाहिर है मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करने के साथ ही मामले में मकूका लगाकर शुरू में ही उस पर नकेल कसने की कोशिश कर सकती है। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और स्क्रैप माफिया रवि काना को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड पुलिस की हिरासत में रवि काना है। काफी समय से नोएडा पुलिस थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। रवि काना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। ये सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया है। इसकी 120 करोड़ की संपत्ति को नोएडा पुलिस ने जब्त किया था, लेकिन रवि काना हाथ नहीं आया था। गौतम बुद्ध नगर के बड़े गैंगस्टर रवि काना को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है। वो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और नोएडा पुलिस को इस बात के इनपुट मिले थे कि रवि काना थाईलैंड में है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने थाईलैंड की पुलिस से ये इनपुट शेयर किए और थाईलैंड की पुलिस ने रवि काना को उसकी एक महिला मित्र के साथ डिटेन कर लिया है और इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को दे दी है। अब नोएडा की पुलिस की एक टीम बहुत जल्दी ही थाईलैंड जाएगी और रवि काना को गिरफ्तार करके नोएडा में लाने की कोशिश करेगी। रवि काना पर 11 से 12 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और किडनैपिंग का है, जिसको लेकर वो चर्चा में आया और उसी मुकदमे के बाद वो फरार हो गया था। जिसके बाद लगातार जो नोएडा पुलिस है वो उसके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। उसकी पत्नी मधु नागर को भी गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। उसकी करीब 120 करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनको नोएडा पुलिस ने कुर्क कर लिया है। 2014 में उसके भाई हरेंद्र नागर की हत्या के बाद पूरे गैंग की कमान रवि काना उर्फ रवि नागर ने संभाल ली थी और उसके बाद वो कबाड़ के काम में आ गया। स्क्रैप के काम में वो लगातार आगे बढ़ता रहा। उसने कई बड़े स्क्रैप कारोबारियों का धंधा बंद करवा दिया और उनका स्क्रैप अपने गोदामों में ले आया। यहाँ तक कि
जबरन वसूली और जो ट्रक स्क्रैप लेकर निकलते थे उन ट्रक्स को रोककर वो अपने गोदामों में ले आता था। उसके साथ कई पुलिसकर्मी भी मिले हुए थे। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कई सारे पुलिसकर्मी भी मिले हुए थे, अधिकारी मिले हुए थे और उसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये भी आरोप लगता रहा कि वो अपने स्क्रैप के कारोबार में पुलिसकर्मियों को लगातार पैसे देता आ रहा है, जिसके चलते उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उसने एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया और उसके बाद उस पर रेप का आरोप लगा, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और फिलहाल उसके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच वो थाईलैंड भाग गया था और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था, जहाँ पर उसको डिटेन कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस उसको लेकर वापस लाने की जो तैयारी है वो कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के साथ साथ बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी है। पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर कोर्ट अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि विज्ञापन का आकार बड़ा करें, विज्ञापन में माफीनामा हाईलाइट करें, प्रोडक्ट्स का ऐड प्रमुखता से करें। इस केस की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कड़े लहजे में सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि विज्ञापन परिषद ने ऐसे विज्ञापनों पर क्या किया। आपके सदस्य दवाएं लिख रहे हैं, हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं। केंद्र को इस पर जागना चाहिए। केंद्र ने नियम 170 को वापस क्यों लिया? क्या ये मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है? क्या राजस्व पर आप ज्यादा चिंतित नहीं? 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान पर हीट वेव का साया मंडरा रहा है। इन राज्यों में हीट वेव से गुजर रहे पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्य भी शामिल हैं। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन कई क्षेत्रों में मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हीट वेव का पूर्वानुमान है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। पहले दौर में पिछले बार के पहले दौर से कम वोटिंग के बाद अब लोकसभा के दूसरे दौर के मतदान पर भी गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे दौर के मतदान वाले दिन पूर्वी भारत के सभी सब डिविजन्स में 5 दिन तक लू का खतरा है। पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिन तक तेज गर्मी बने रहने का अनुमान है। किसी क्षेत्र में जब सीवियर हीट वेव होती है तो वहाँ तापमान औसत से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है। बिहार में भी तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद लू चलने की आशंका है, जबकि भीतरी कर्नाटक में 5 दिन तक तेज गर्मी रहेगी। 26 अप्रैल को देश के 12 राज्यों के 88 संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा दूसरे चरण में, और उस दिन के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो पश्चिम बंगाल में जताया गया है, जहां पर हीट वेव से वेरी सीवियर हीट वेव का खतरा है। साथ ही पास के बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक के कुछ अंदरूनी इलाकों के साथ साथ केरल और कोंकण में भी हीट वेव का खतरा है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 5 दिनों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव रहने का अनुमान है। मेन सीवियर हीट वेव हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 4.5 से ज़्यादा रहते हैं तो हीट वेव कहते हैं। बिहार में भी हीट वेव रहेगा। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद हमने उसका कलर आगे ऑरेंज अलर्ट दिया है, साथ में मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े रहेंगे। और जैसे ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का एरिया है जो पश्चिम बंगाल के साथ में है, वहाँ पर भी हीट वेव का रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे भी 24 आवर्स के बाद कल से ईस्ट उत्तर प्रदेश में हीट वेव आना स्टार्ट हो जाएगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में 2 दिन के बाद जितने भी कोस्टल एरिया है, केरला, इवन कोंकण, गोवा बीच में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, वहाँ पे भी आने वाले दिनों में हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है।
मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर शामियाना, पीने का पानी और पंखे जैसी सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग, मौसम विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स मतदान से 5 दिन पहले गर्मी के असर की समीक्षा करेगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों को चुनाव के दौरान तेज गर्मी से निपटने की तैयारी रखने की हिदायत दें। एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस जैसे हम कलर कोड में देते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं हम उसका डिफरेंट एडवाइजरीज इशू करते हैं, जैसे कि लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर लूज कपड़े पहनने चाहिए। उसके साथ ही दे शुड टेक मोर फ्लूइड लाइक दैट वन, एंड नेचुरली सीधा सन के इफ़ यू कैन कवर योर हेड यू शुड कवर इट। और ऑब्वियसली जब पीक गर्मी का समय है उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सारी हम प्रिकॉशंस देते हैं साथ में। इसके अलावा जो स्पेशल बुलेटिन हमारा उनको भी जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी हम भेजते हैं, एनडीएमए बाकी सारी स्टेट अथॉरिटीज़ वो भी सभी को कम्युनिकेट करते हैं। वैसे भी समर के लिए हम स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं। गाजियाबाद की गगनचुंबी इमारतों में लोकसभा चुनाव में पहली बार 33 पोलिंग सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए गर्मी में भी वोट डालना आसान होगा। एक तरह की डिमांड थी यहाँ की हायर सोसाइटीज़ में कि जो वोटर्स नहीं जाते हैं वोटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको बाहर किसी स्कूल में या अपनी सोसाइटी से बाहर निकल कर थोड़ा अपना डिस्टेंस कवर करते हुए उनको वोट करने जाना पड़ता था। और जिसको यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को ईसीआई के माध्यम से ईसीआई से परमिशन लेकर इन बूथों को इस बार हायर सोसाइटी के अंदर ही, जहाँ पे बड़े वोटर्स, जहाँ बड़ी संख्या में वोटर्स हैं जिन हायर सोसाइटीज़ में, वहीं पे स्थापित किए गए। लोकसभा चुनावों में मतदान करीब 6 हफ्ते चलेगा और इस दौरान देश के अधिकतर इलाकों में गर्मी और बढ़ती जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए एहतियातों को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में आज शाम जोरदार बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ और लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार के लिए दिल्ली एनसीआर में तेज हवा चलने की संभावना जताई थी। इसके अलावा विभाग का अनुमान है कि 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुख्य तौर पर मौसम साफ रहेगा, जबकि इसके बाद 29 अप्रैल तक दिन में तेज हवा चल सकती है। राजधानी दिल्ली में आज अचानक से मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ सा नजर आया। मैं आपको बताऊं कि 19 अप्रैल को जब पहला दौर का जब मतदान हुआ था, पहले चरण का, तो उसमें कम से कम 10 ऐसी सीट्स थी, ऐसी लोकसभा सीट्स थी जिसमें लोग गर्मी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई गर्मी और बढ़ते हुए तापमान की वजह से वोट डालने नहीं पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को लेकर लगातार चिंतित है। चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रहा है ये सोचकर कि गर्मी जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं मतदान में कमी डाल रही है, कहीं ना कहीं मतदान में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। लेकिन आज आप देखिए राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। बरसात हुई है, जाहिर सी बात है कि राजधानी में अगर बरसात हुई है तो इसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तापमान में भी गिरावट आई है। तापमान में अगर मैं आप बताऊं तो आज का अधिकतम तापमान जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया था, लेकिन और न्यूनतम तापमान जो है वो 22 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना ये आने वाले समय में जो अब मतदान होना है उसमें कितना असर डालता है और किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे सिर्फ इसलिए कि धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसमें इस चीज़ में अब कितना इससे असर पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवीएस के साथ मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।